नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अभी अभी यूक्रेन के नीप्रो पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों में रूस ने दागी हैं कई मिसाइल। रूस के हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नीप्रो पर Tu-95 बॉम्बर से भी बम बरसाए गए हैं। नीप्रो के अलावा लवीव पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। 29 मार्च की सुबह क्रेमलिन ने यूक्रेन में स्पेशल 4 ऑपरेशन शुरू किया और उसके कई शहरों को शमशान बना दिया गया। रूस के 26 न्यूक्लियर बॉम्बर, फाइटर जेट, युद्धपोत और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के कई शहर धधकने लगे। लेकिन इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि इससे पूरे यूरोप में रूसी हमलों का डर फैल गया है, क्योंकि रूस ने एक विशेष हथियार का इस्तेमाल करके यूक्रेन के रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय कर दिए। इसके साथ ही पोलैंड और मोल्डोवा की तरफ से मिसाइलें लॉन्च कर दी। पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि वो एक बड़े हमले की भूमिका तैयार कर चुके हैं। पूरे रूस सहित दुनिया के कई देशों का समर्थन हासिल करने के लिए इसे धर्म युद्ध में बदल दिया गया है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन जिन पश्चिमी देशों के अत्याधुनिक हथियारों के दम पर रूस के शक्ति सामर्थ्य से मुकाबला करने में जुटा, वो एक झटके में बेकार हो गया। रूस के तिहरे प्रहारों से पूरब से पश्चिम तक यूक्रेन में विनाश का अंधड़ चलने लगा। 29 मार्च की सुबह रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 4 तरह से विध्वंसक हमले किए। रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर से यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए और बम बरसाए। रूसी एयरफोर्स की सुखोई स्क्वाड्रन ने पूर्वी यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों की वर्षा की। कैस्पियन और काला सागर से रूस की नेवी ने यूक्रेन के शहरों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई। इसके साथ साथ रूस ने कई शहरों पर कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए। रूस ने सबसे पहले TU सीरीज के न्यूक्लियर बॉम्बर की स्क्वाड्रन से हमला शुरू किया। रूस के 3 एयरबेस से थोड़े थोड़े अंतराल में TU बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। रूस ने Tu-95 MS, Tu-22 M3 और Tu-22 बॉम्बर यूक्रेन पर हमला करने के लिए रवाना किए। रूस ने सुबह 4:07 पर कोला पेनिनसुला के ओलिनिया एयरफील्ड से 6 Tu-95 MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर रवाना किए। सुबह 4:40 पर एंगल्स एयरबेस से 8 Tu-22 M3 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके बाद 5:50 पर रूस के 12 Tu-22 बॉम्बर ने कैस्पियन सागर के नजदीकी एयरबेस से यूक्रेन की तरफ उड़ान भरी। इसके 30 मिनट बाद यूक्रेन पर विध्वंसक मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। सुरक्षित दूरी से मिसाइलों की रेंज का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बर्स ने हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल हमलों से बड़ी तबाही हुई है। सुबह से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा परमाणु बॉम्बर अलग अलग ग्रुप में यूक्रेन में बमबारी कर रहे हैं। बॉम्बर्स के साथ साथ रूस के सुखोई विमानों ने भी ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हमले शुरू कर दिए। रूस ने ग्लाइडिंग बम से भी हमले किए। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस के साथ साथ नेवी ने भी यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। कैस्पियन सागर में तैनात रूस के युद्धपोतों ने यूक्रेन पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए।
इसके साथ साथ ब्लैक सी में तैनात नेवल फ्लीट ने भी यूक्रेन के कई शहरों पर KH-101 और KH-555 मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार मिसाइलों के विस्फोट गूंजने लगे। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल हमलों से आग लग गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि यूक्रेन के कई रेडार स्टेशन इन हमलों को पूरी तरह ट्रैक और ट्रेस नहीं कर पाए। रूस ने यूक्रेन पर 60 से ज्यादा कामिकाज़े शाहिद ड्रोन से हमले किए। 39 मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर बरसाई गई। 17 KH-101 क्रूज मिसाइलें रूसी नेवी ने फायर की। कैस्पियन सागर से 5 KH-555 मिसाइलें दागी गई। इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से भी 4 हमले किए गए। लेकिन यूक्रेन के रडार इन हमलों में से केवल 6 हमलों को ही ट्रेस कर पाए। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम एकाएक फेल कैसे हो गए? तो इसके पीछे है रूस के अत्याधुनिक हथियार का प्रहार, जिसे रूसी सेना ने हमलों से पहले एक्टिवेट कर दिया। यूक्रेन पर एयर और मिसाइल रेड शुरू करने से पहले रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन को सिग्नल सर्विस देने वाले सैटेलाइट को रूस ने हैक कर लिया। कमांड और कंट्रोल सेंटर में ऐसी तरंगें छोड़ी गईं जिससे यूक्रेन को मिलने वाले सैटेलाइट के सिग्नल जाम हो गए। यूक्रेन के कई रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम में खामी आ गई। रडार स्टेशन रूस के हमलों को ट्रेस नहीं कर पाए और एयर डिफेंस सिस्टम की प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें भी सैटेलाइट सिग्नल ना मिलने की वजह से लॉन्च नहीं हो सकी। इसीलिए रूस इतने बड़े और सटीक हमले करने में कामयाब हो गया। इतने बड़े पैमाने पर रूस के हमलों ने पूरे यूरोप में दहशत फैला दी है। यूरोप के कई नेटो देश अपने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को क्रॉस चेक और अपग्रेड करने पर विचार करने लगे हैं। क्योंकि रूस इससे पहले भी ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के विमान के कम्युनिकेशन और जीपीएस सिस्टम को हैक कर चुका है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. They're on the way. यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि रूस उनके रडार सिस्टम को जाम करके भी हमला कर सकता है। खास बात यह है कि नेटो देशों पर हमले की कोशिश 29 मार्च की सुबह ही हो चुकी है। रूस की 2 क्रूज मिसाइलें मोल्दोवा की वायु सीमा में प्रवेश कर गईं। रडार सिस्टम पर मिसाइलें नजर आते ही मोल्दोवा में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। रूस की एक मिसाइल पोलैंड की तरफ भी बढ़ी। पोलैंड ने तुरंत फाइटर जेट उड़ाकर चेतावनी जारी कर दी। हालांकि रूस ने बाद में मिसाइल मैन्यूवर सिस्टम से उसका रास्ता बदल दिया। ये संकेत है रूस अब नेटो देशों के रडार सिस्टम का टेस्ट कर चुका है और यूक्रेन की तरह उनके रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम भी हैक किए जा सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में अब रूस की रणनीति है कि किसी भी तरह सेना को आगे बढ़ाया जाए। रूस की इन्फैंट्री को आगे बढ़ाने के लिए मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना को काउंटर करने के लिए बम और मिसाइल हमले हो रहे हैं। अब यूक्रेन को जमीन बचानी है तो बड़े पैमाने पर सैनिक गंवाने होंगे। जंग लड़ने के लिए जरूरी सैनिकों को बचाना है तो जमीन गंवानी होगी। पुतिन की 5वीं जीत के बाद स्पेशल ऑपरेशन को फुल स्केल वॉर में बदल दिया गया है और अब इस वॉर को रूस के चर्च का समर्थन मिलने के बाद धर्म युद्ध का रूप दे दिया गया है। अट्ठाईस मार्च को रूस के सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र की हस्तियों की बैठक हुई। रूस के सबसे बड़े धर्म स्थल कैथेड्रल ऑफ सेवियर द क्राइस्ट में यह बैठक हुई। बैठक में रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च प्रमुख पैट्रियार्क किरिल ने युद्ध को होली वॉर यानी पवित्र युद्ध घोषित कर दिया।
रूस के धर्मगुरु ने कहा है कि शैतानी शक्तियां आज ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के भविष्य पर हमला कर रही हैं। रूस दुनिया के 30 करोड़ ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय को भावनात्मक रूप से युद्ध से जोड़ना चाहता है। रूस ने पहले स्पेशल ऑपरेशन को फुल स्केल वॉर में बदला, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू किया और अब बाइडेन के खिलाफ धर्म युद्ध घोषित करके नेटो विनाश का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया के अलेप्पो में इजराइल के एयर स्ट्राइक, ईरानी ठिकाने पर इजराइल की बमबारी। हमले में ईरानी प्रॉक्सी के 24 लड़ाके मारे गए। ईरानी प्रॉक्सी का हथियार गोदाम तबाह हो गया है। नेटो रूस पर शिकंजा कसने के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है। इसके अलावा बाल्टिक देशों में डिफेंस सिस्टम लगाकर रूस की घेरेबंदी कर रहा है। ऐसे में रूस ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें पश्चिमी देशों को फंसाने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया गया है, जो बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक फैला है। उधर लाल सागर से लेकर पीले सागर तक उसका दायरा है। इस रिपोर्ट में जानिए पुतिन का अभी तक का सबसे विध्वंसक प्लान, जिसमें समंदर में नेटो के मंसूबे को डुबोने की पूरी तैयारी की गई है। अगर नेटो समझ रहा है कि यूक्रेन में सैनिक भेजकर रूस को काबू में कर लेगा, तो ये उसकी बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि नेटो के खिलाफ पुतिन ने तबाही का परमिट तैयार कर लिया है। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे यूरोप में नेटो के सदस्य देश तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की घेराबंदी भी की जा रही है। बैटल ऑफ ब्लू जोन शुरू होने वाली है। काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर के बाद अब युद्ध की आग पीले सागर से आर्कटिक महासागर तक फैलने वाली है। पुतिन का फोकस यूरोप पर है, लेकिन मिडिल ईस्ट और अमेरिकी प्रायद्वीप में अमेरिका को घेरने के लिए वो चीन और ईरान के साथ मिलकर एक विध्वंसक ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। सीधे तौर पर जंग रूस वर्सेस अमेरिका होने वाली है। इसके लिए पुतिन ने दुनिया भर के समंदर में जबरदस्त तैनाती की है, क्योंकि रूस मान चुका है कि यूरोप में किसी भी देश पर हमला किया जाता है तो नेटो आर्टिकल 5 लागू करके रूस पर एक साथ हमला कर सकता है। और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। नेटो के 14 सदस्य देश यूक्रेन को F-16 की खेप देने जा रहे हैं। फ्रांस अपने सैनिक और मिराज 2000 भेज रहा है। स्वीडन ने लातविया अपनी सेना भेज दी है। जर्मनी बड़े पैमाने पर अपने हथियार यूक्रेन भेज रहा है। एस्टोनिया पहले ही यूक्रेन सैनिक भेजने की बात कह चुका है। नेटो ने ब्लैक सी में वॉर ड्रिल शुरू की है। यूक्रेन में नेटो ने कमांड सेंटर बना लिए हैं। इसके अलावा बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। साथ ही बाल्टिक और ब्लैक सी में नेटो ने युद्धपोत और सबमरीन उतारकर रूस को जबरदस्त चैलेंज किया है। यानी नेटो के हर फ्रंट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है, रूस की घेराबंदी करना कहीं नेटो के लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। इस बारे में अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट एल्ब्रिच कॉल्बी का कहना है, हम पुतिन की धमकी को ज्यों का त्यों नहीं ले सकते, बल्कि खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मेरा मानना है कि रूस ईस्टर्न नेटो देशों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका और नेटो की घबराहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुतिन का खौफ सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस अब अलास्का और कैलिफोर्निया वापस लेने की बात करने लगा है। रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। Я согласен с теми, кто говорит, что Россия занимает несправедливо. Должна больше занимать. Гораздо больше. Возвращать исторические земли надо, само собой. Калифорния, То есть восстанавливать Гавайи, историческую справедливость. Однозначно. Вот. А что касается справедливости, вот это Финляндия, Прибалтика, конечно, все наше. только Польшу оставим. Нет, как? Ну вы же уже полякам Львов отдали. Ну правильно, но внутри территории. Российской Польши, Ну, да? конечно. Ясно. Давайте Аляску заберем, остальное не совсем. Нет, и Аляска тоже. Все, нет. यानी पुतिन सीधा अमेरिका से टकरा रहे हैं। ऐसे में नेटो सतर्क हो चुका है, कहीं यूक्रेन की वजह से खतरा सारे नेटो देशों तक ना आ जाए। यही वजह है कि नेटो पहले डिफेंस लाइन बना रहा है, फिर वो रूस पर आक्रमण की तैयारी करेगा।
नाटो काला सागर और बाल्टिक सागर को वॉर जोन में बदल सकता है, जिससे रूस का फोकस नाटो देशों से हट जाए। रूस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो यूक्रेन का सरेंडर कराकर अगला टारगेट कब फिक्स करता है, क्योंकि वहां सीधा मुकाबला नेटो से तय माना जा रहा है। अब वो टारगेट क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पुतिन ही जानते हैं, क्योंकि रूस अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रहा है, जिससे वो नेटो के हमलों से न सिर्फ बच सके, बल्कि तुरंत दुनिया में कहीं भी किसी भी देश पर हमला कर सके। पुतिन का ब्लूप्रिंट ऐसा है जिससे समंदर में बारूदी जंग के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, जिनसे यूक्रेन, रोमानिया, मोल्डोवा पर हमला कर सकता है। इसके अलावा भूमध्य सागर में युद्धपोत और सबमरीन की तैनाती की है, जहां से फ्रांस, इटली और स्पेन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह नॉर्थ सी में रूसी युद्धपोत तैनात है, जहां से ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मनी पर टारगेट है, जबकि बाल्टिक सी में तैनाती करके बाल्टिक देश, डेनमार्क और पोलैंड पर रूस हमला कर सकता है। नॉर्वेजियन सी से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड रूस के निशाने पर रहेंगे, और आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले बैरेंट और काला सागर से नेटो के वॉरशिप के सामने रूसी युद्धपोत तैनात है। रूस ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप के पीले सागर में युद्धपोत लगाकर अमेरिका को काउंटर किया है, जबकि अब लाल सागर में युद्धपोत भेजकर पुतिन ने ब्रिटेन, इजराइल और यूएस के युद्धपोत पर हमला करने की तैयारी कर ली है। रूस के मंसूबे को देखते हुए नेटो भी अपने सैनिकों की तैनाती सदस्य देशों में बढ़ा रहा है। इसके अलावा बाल्टिक और ब्लैक सी में डिफेंडर ड्रिल कर रहा है। यहां तक कि स्पेन के पास रूस के युद्धपोत पहुंचने से पेंटागन में कोहराम मच गया है। अब नेटो वहां भी अपने युद्धपोत भेजने वाला है, यानी नेटो के हर मोर्चे पर रूस उसे चैलेंज कर रहा है। इसी तरह पीले सागर और लाल सागर में रूस ने घेराबंदी की है। पीले सागर यानी कोरियाई प्रायद्वीप में नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान से टकराने को तैयार है। वहीं रूस ने पैसिफिक फ्लीट से युद्धपोत लाल सागर में उतार दिया है, जो ईरान के साथ मिलकर टास्क फोर्स से टकराएगा, जबकि वहां हूती पहले से ही टास्क फोर्स के लिए मुसीबत बना हुआ है। रूस के ब्लूप्रिंट से नेटो में खलबली मची हुई है, इसीलिए लाल सागर में नीदरलैंड्स ने अपना युद्धपोत भेजा है। साथ ही कई दूसरे देश भी वहां मजबूत किलेबंदी करने वाले हैं। बात यही खत्म नहीं होती। रूस ने आर्कटिक में अपनी रणनीति बदली, जिसमें वो अपनी डिफेंस लाइन आर्कटिक में आगे बढ़ाने वाला है। जाहिर है, इससे आर्कटिक काउंसिल के देशों में खलबली मची हुई है। आर्कटिक काउंसिल में 8 देश शामिल हैं, जिनमें रूस, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका शामिल है। रूस 3 चरणों में आर्कटिक रणनीति में बदलाव ला रहा है। पुतिन ने 2020 में इसे मंजूरी दी थी। अब दूसरा बदलाव 2025 में, फिर आगे तीसरा बदलाव 2031 में होगा। यही वजह है रूस आर्कटिक में लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है, वॉर ड्रिल से अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। इसके अलावा रूस ने प्रोपेगेंडा युद्ध भी तेज किया है। अब रूस ने अलास्का और कैलिफोर्निया पर अपना दावा फिर छेड़ा है, जिससे आर्कटिक से लेकर अलास्का तक घेराबंदी करके अमेरिका को काउंटर कर सके। दूसरी तरफ भूमध्य सागर से नॉर्वेजियन सागर तक यूरोप में अपना दबदबा बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। फरवरी से लेकर अब तक रूस की वायुसेना को यूक्रेन ने लगातार कई बार जख्मी किया है। सेवेस्तोपोल में एक और रूसी फाइटर जेट आसमान में आग का गोला बन गया। यूक्रेन ने कोई दावा तो नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह यूक्रेन का हमला था। रूस फरवरी से मार्च तक जितने भी एयरक्राफ्ट उसने गंवाए हैं, वो रूस की वायु शक्ति का 10% हिस्सा है। माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन की इस जुर्रत का एटमी इंतकाम भी ले सकते हैं। फिलहाल रूस ने खतरा टालने और अपने विमानों को बचाने के लिए नए हथियार को लॉन्च कर दिया है। रूस का नया हथियार फाइटर जेट के लिए कवच बनने के साथ ही यूक्रेन में महाविध्वंस करने में सक्षम साबित हो रहा है।
रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे खतरनाक वॉर जोन के आसमान में धमाका। आग का गोला बनकर समंदर में गिरता विमान। क्रीमिया के तट का सेवास्तोपोल इलाका, जहां युद्ध काल में कई धमाके हुए, रूस को कई जख्म मिले, पुतिन को कई शॉक मिले। वहीं एक बार फिर आसमान धमाके से गूंज उठा और कैमरे में कैप्चर हुआ एक डरावना वीडियो। इतना तो साफ हो चुका है कि रूसी फाइटर जेट था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसे सुखोई 34 तो कुछ में सुखोई 27 बताया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये यूक्रेन का हमला नहीं बल्कि रूस की सेना की बहुत बड़ी चूक है। दावा किया जा रहा है कि रूस के एयर डिफेंस ने ही अपने फाइटर जेट को गिरा दिया। पुतिन ने जो कहा है उससे रूसी फौज के दावे पर संदेह लाजमी है। Наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал. अब सवाल है कि क्या फिर यूक्रेन रूस के एक फाइटर जेट को निशाना बनाने में कामयाब हुआ है? फरवरी से यूक्रेन ने रूस के कई फाइटर जेट्स को निशाना बनाया है। फरवरी में यूक्रेन ने रूस की वायुसेना को दहला कर रख दिया था। सत्रह फरवरी को 2 सुखोई 34, 1 सुखोई 35 गिरा दिया गया। 18 फरवरी को फिर 1 सुखोई 34 भस्म कर दिया गया। 19 फरवरी को 1 सुखोई 34 और 1 सुखोई 35S आसमान में आग का गोला बना। 21 फरवरी को फिर 1 सुखोई 34 मार गिराया गया। 23 फरवरी को A-50 UAV आग का गोला बन गया। 27 फरवरी को 2 सुखोई 34 को गिरा दिया गया। 29 फरवरी को 3 सुखोई 34 को भस्म कर दिया गया। यानी सिर्फ 17 फरवरी से 29 फरवरी तक यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के 13 फाइटर जेट्स को गिरा दिया। मार्च में भी यूक्रेन के हमले का सिलसिला जारी रहा। मार्च में मारियोपोल के पास भी 1 सुखोई 34 गिराया गया। अगले दिन फिर यूक्रेन ने 1 सुखोई 34 को गिरा दिया। यानी 31 दिन में यूक्रेन ने रूस के 15 विमानों को गिरा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वायुसेना में यूक्रेन के लगातार हमलों से हड़कंप मचा है और रूस ने एक नए हथियार का इस्तेमाल किया है ताकि यूक्रेन के एयर डिफेंस रूसी विमानों को शिकार न बना सके। आपको दिखाते हैं कि कैसे फाइटर जेट्स के विध्वंस ने रूस को नए हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया है। आसमान में यूक्रेनी हथियारों ने कहर बरपा रखा है। Su-34 फाइटर जेट, Su-35 फाइटर जेट, IL-76 एयरक्राफ्ट, A-50 रडार एयरक्राफ्ट जैसे शक्तिशाली विमानों को रूस गंवा चुका है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन रूसी वायुसेना के 10% एयरक्राफ्ट को भस्म कर चुका है। यही वजह है कि रूस ने अपनी वायुसेना को नया हथियार दिया है। इसका नाम UMPV D-30 बॉम्ब है। ये असल में ग्लाइड बॉम्ब है जो लॉन्च होने के बाद काफी दूरी पर जाकर प्रहार कर सकता है। रूस का नया बॉम्ब फैब 250 का एक डेवलप्ड वर्जन है। बॉम्ब जेट इंजन से लैस कर दिया है ताकि ये रफ्तार के साथ प्रहार कर सके। इसमें ईंधन का टैंक भी लगाया गया है जिससे इसकी रेंज बढ़ गई है। अंदेशा है कि ये 150 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। रूस के नए ग्लाइड बम से ही खार्किव में तबाही मची है। अब मिसाइल की तरह रूसी बम का प्रहार करने के लिए भी रूसी फाइटर जेट्स को यूक्रेन की सीमा में आने की जरूरत नहीं है। खार्किव के लोगों के मुताबिक बम धमाके से पहले किसी फाइटर जेट की आवाज नहीं सुनी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस से सटे इलाकों में भारी तबाही मच सकती है।
रूस की वायुसेना अब यूक्रेन की सीमा में घुसने से डर रही है। वायुसेना को ग्लाइड बम से हमले का ऑर्डर जारी हुआ है। F-16 आने की खबर के बाद भी ग्लाइड बम की अहमियत बढ़ गई है। जमीन पर भी यूक्रेन के हथियारों से दूर रहकर हमले की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए रूस को नई आर्टिलरी सिस्टम से लैस किया जा रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि नया आर्टिलरी सिस्टम जल्द यूक्रेन भेजा जाएगा। रूस ने कोलिशन SV नाम का नया आर्टिलरी सिस्टम तैयार किया है। कोलिशन SV की रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक की है। ये 1 मिनट में 10 से 16 गोले दाग सकता है। रूस के लिए फिलहाल फिक्र की बात यूक्रेन आ रहे F-16 फाइटर जेट है। रिपोर्ट के मुताबिक F-16 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस होंगे, जिससे यूक्रेन रूसी विमानों पर हमले कर सकता है। इसलिए रूस ने ग्लाइड बम और मिसाइलों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। खार्किव में बम धमाके के बाद जांच के दौरान पता चला कि यूक्रेन में गिरने वाला बम सिर्फ विस्फोटक नहीं बल्कि ग्लाइड विंग्स, टर्बोजेट इंजन और नेविगेशन सिस्टम से लैस था। यानी रूस ने एक ऐसा बम बना लिया है जिसे यूक्रेन की सीमा के करीब आकर सटीक निशाने के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यूक्रेन के पास भी इस बम का जवाब आ सकता है, लेकिन अमेरिका पर निर्भर करता है। अमेरिका ने यूक्रेन को GLSDB बम यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बम देने का वादा किया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह बम सीक्रेट तरीके से यूक्रेन पहुंचाया जा चुका है, लेकिन रूस की सेना की तरफ से हथियार से प्रहार की कोई पुष्टि नहीं की गई। अमेरिकी GLSDB बम भी रॉकेट की तरह उड़ता है और इस बम को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। GPS गाइडेड होने की वजह से इससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। 360 डिग्री अटैक पावर वाला यह बम अपने टारगेट का पीछा किसी भी दिशा में कर सकता है। इस बम के आगे मजबूत आर्मर भी नाकाम हो जाते हैं। इस बम को M26 रॉकेट मोटर GBU-39 के वॉरहेड को मिलाकर बनाया गया है। रूस के ग्लाइड बम के इस्तेमाल के खुलासे के बाद अमेरिका के ग्लाइड बम देने की मांग और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रंटलाइन पर मौजूद टैंक परंपरागत युद्ध जीतने की मशीन कहे जाते हैं। टैंक ही इन्फेंट्री के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करते हैं, इसीलिए बैटलफील्ड में सबसे आगे टैंक रहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस दोनों को टैंकों की जरूरत है और आगे रहने की वजह से ही टैंक सबसे पहले हमले का शिकार हो रहे हैं। रूस ने एक बार फिर अमेरिका से मिले एब्राम टैंक को ध्वस्त किया है। रिपोर्ट यह भी है कि रूस भी टैंकों की कमी से जूझ रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए पुतिन ने 3 स्तर का प्लान तैयार किया है। देखिए कैसे ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर टैंकों का शमशान बन चुकी है और कैसे पुतिन की सेना इनकी कमी को पूरा कर रही है। बैटलफील्ड के सारे अवरोध लांघकर आगे बढ़ने वाली ये दैत्याकार मशीनें जीत में अहम भूमिका निभाती हैं। दुश्मन के मोर्चे पर करीब जाकर हमला करना हो तो ये बख्तरबंद टैंक सबसे आगे रहकर हमला करते हैं। खाई, खंदक, कीचड़, पानी, इन सब में कारगर और सटीक काम करने वाली ये मशीन हर युद्ध की जरूरत है। और इसीलिए यूक्रेन के मददगार देशों ने उसे आधुनिक टैंकों की सप्लाई की।
यूक्रेन को लेपर्ड, चैलेंजर 2 और अब्राम्स जैसे आधुनिक टैंक दिए गए, लेकिन रूस की रणनीति से फ्रंट लाइन इन टैंकों की शमशान भूमि बन चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 2024 में रूसी सेना यूक्रेन के कई आधुनिक टैंकों को तबाह कर चुकी है। रूसी सेना ने 28 मार्च को अमेरिका का अब्राम्स टैंक तबाह कर दिया। रूसी सेना ने शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन से अब्राम्स टैंक पर हमला किया। 2024 में रूसी सेना अमेरिका से यूक्रेन को मिले 5 अब्राम्स टैंक ध्वस्त कर चुकी है। अब्राम्स टैंक के अलावा अवदीप्का के मोर्चे पर यूक्रेन के 2 टैंक, 2 इन्फेंट्री वाहन, एक यूएस मेड M777 हॉवित्जर गन, एक D30 गन भी नष्ट हुए हैं। अवदीप्का को रूस के कब्जे से आजाद कराना यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट है और इस मोर्चे पर भारी जंग जारी है। यूक्रेन ने इस मोर्चे को जीतने के लिए आधुनिक टैंकों की ब्रिगेड उतारी है और रूस का लक्ष्य है यूक्रेन के आधुनिक टैंकों को ध्वस्त करना। इसके लिए रूसी सेना 4 रणनीति अपना रही है। यूक्रेन के टैंकों पर कामिकाजे हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के टैंकों के सामने पुराने टैंक उतारे जा रहे हैं। यूक्रेन के टैंक ध्वस्त करने के लिए बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के टैंकों के नीचे स्टिकी बम लगाए जा रहे हैं। 2 साल से ज्यादा की जंग लड़ते लड़ते रूस को भी बड़ी तादाद में आधुनिक टैंक गंवाने पड़े हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट है कि अब तक रूस को 3000 टैंकों का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि फरवरी 2024 तक यूक्रेन के 860 टैंक ध्वस्त हुए हैं। रूस ने अब टैंक बचाने की नई रणनीति अपनाई है। रूस के जखीरे में सोवियत दौर के 3000 से ज्यादा टैंक आज भी हैं। अब इनको अपग्रेड करके फ्रंट लाइन पर लाया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि रूस ने सोवियत दौर के लागोडा सैन्य वाहन भी मोर्चे पर उतार दिए हैं। लागोडा सैन्य वाहन 1970 के दशक में बना था और इसके सोल्जर चैम्बर पर रेडिएशन का असर नहीं होता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि कामिकाजे ड्रोन से रूस का यह वाहन नष्ट कर दिया गया। पुतिन ने इतना पुराना सैन्य वाहन भी रणनीति के तहत युद्ध में उतारा है। पुतिन जानते हैं कि युद्ध में रूस अकेला खड़ा है और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से वाहनों की अबाध सप्लाई जारी है। इसीलिए पुतिन ने 3 स्तर का प्लान तैयार किया है ताकि T-90 जैसे आधुनिक टैंकों को मोर्चे पर भेजने से बचाया जा सके। पुतिन ने सोवियत दौर के टैंकों को अपग्रेड करके मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है। रूस के पुराने टैंकों की मरम्मत की जा रही है। रूस ने 1940 में बने T-54, 1950 में बने T-55, 1960 में बने T-62 टैंकों को अपग्रेड कर लिया है ताकि नए टैंकों को जंग में उतारने से बचाया जा सके। 1960 और 70 के दशक में बने पुराने सैन्य वाहनों के सुरक्षा कवच अपग्रेड कर दिए गए हैं। पुराने सैन्य वाहनों पर नई मशीन गन और लॉन्ग रेंज कैनन फिट कर दी गई है। इनका ड्राइविंग सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया है ताकि इनसे कारगर हमले किए जा सके। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में हर 10 किलोमीटर पर रिपेयर सेंटर खोल दिए गए हैं ताकि फ्रंट लाइन पर जिन वाहनों को नुकसान पहुंचा है उनकी तुरंत मरम्मत की जा सके। रूस की रणनीति है कि पुराने पड़ चुके वाहनों को बार बार रीफिट करके युद्ध के मोर्चे पर उतारा जाए। इससे यूक्रेन के साथ जंग में नए टैंकों को पूरी तरह नुकसान से बचाया जा रहा है, जबकि यूक्रेन के पुराने टैंक खत्म हो चुके हैं और वो विदेशी हथियारों पर निर्भर है। इसीलिए उसके आधुनिक टैंकों को पुरानी तकनीक और कामिकाजे ड्रोन से खत्म किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
पुतिन अब हर कदम पर किम जोंग के साथ हैं। रूस से दोस्ती करने का किम को लगातार फायदा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने नॉर्थ कोरिया के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया और किम के लिए न्यूक्लियर टेस्ट को आसान बना दिया है। बदले में नॉर्थ कोरिया से रूस को लगातार हथियारों की सप्लाई जारी है। माना जा रहा है कि अमेरिका से बदला लेने के लिए रूस जल्द ही नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर धमाका करा सकता है। बहुत जल्द सच होने वाला किम का बहुत पुराना ख्वाब। बेशुमार ताकत की चाहत रखने वाला तानाशाह अब और बेलगाम होने जा रहा है। अब परमाणु कार्यक्रम की निगरानी वाला पहरा खत्म होते ही किम जोंग एक जोरदार परमाणु धमाका कर सकता है। लेकिन खास बात है कि नॉर्थ कोरिया में परमाणु धमाके से सिर्फ किम जोंग को ही खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि पुतिन को भी सुकून मिलने वाला है। अब नॉर्थ कोरिया को लेकर जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसे जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किम और पुतिन की दोस्ती कैसा धमाका करने वाली है। पहली ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि यूएन में रूस ने नॉर्थ कोरिया के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यूएन के विशेषज्ञ नॉर्थ कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी नहीं कर सकेंगे। तीसरी बड़ी खबर है कि किम के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम रखना अब मुश्किल होगा। चौथी खबर है कि पुतिन ने अपने सबसे बड़े जासूस को नॉर्थ कोरिया भेजा है। रूस ने गाजा में युद्ध का हवाला दिया है और अमेरिका पर इजरायल के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया है। पुतिन ने अमेरिका को गाजा वॉर पर घेरते हुए नॉर्थ कोरिया का पक्ष लिया। जबकि चीन ने वोटिंग से गायब रहकर नॉर्थ कोरिया को समर्थन दिखाया है। अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना नॉर्थ कोरिया के इलाके में कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी है। इस इलाके में अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की शक्ति का भी प्रदर्शन करता है और माना जा रहा है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ही पुतिन किम के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कई इलाकों को चुना है। पुतिन नॉर्थ कोरिया में परमाणु परीक्षण कराने की तैयारी में है। चीन ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़ाने की तैयारी में है। ईरान की मदद से रेड सी और सीरिया में यूएस पर दबाव बनाया गया है। हालांकि पुतिन का मकसद सिर्फ अमेरिका को जवाब देना नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया से यूक्रेन युद्ध के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार हासिल भी करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में रूस ने अपने सबसे बड़े कार्गो विमान को भेजा है। 21 मार्च को विमान नॉर्थ कोरिया से रूस वापस लौटा। नॉर्थ कोरिया के बंदरगाहों से कई रूसी युद्धपोत भी रूस आ चुके हैं। रूस नॉर्थ कोरिया हथियारों की सप्लाई से इनकार करते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में नॉर्थ कोरियन मिसाइलों के सबूत मिले। अब पुतिन और किम के सीक्रेट प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को सौंपी है। पुतिन ने अपने फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ को नॉर्थ कोरिया भेजा है। 25 से 27 मार्च तक नॉर्थ कोरिया में कई सीक्रेट बैठक हुई। पुतिन के जासूस ने नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों देश परमाणु कार्यक्रम पर नई डील कर रहे हैं। ईरान से भी रूस को हथियारों की सप्लाई की गई। पुतिन जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और ईरान जितने शक्तिशाली होंगे, अमेरिका की फिक्र उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9
भारतवर्ष। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।